किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की डेट में जो थ्रिप्स है वो हमारे किसान भाइयों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि थ्रिप्स को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जिनको फॉलो करके आप थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ कुछ बेस्ट केमिकल के बारे में बताएंगे जो थ्रिप्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल देते हैं, और थ्रिप्स के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें थ्रिप्स की, तो थ्रिप्स की जो है वर्ल्ड वाइड लगभग 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन सभी जो प्रजाति हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी हानिकारक होती हैं। कुछ प्रजाति बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन कुछ प्रजाति होती हैं जो बहुत हानिकारक होती हैं हमारे प्लांट के लिए। देखिए, थ्रिप्स क्या करता है, पहले तो जो थ्रिप्स का अटैक है हमारी लगभग सभी फसलों पर देखने को मिल सकता है। जैसे अभी आपने तरबूजा लगाया है तो तरबूजे के अंदर, खरबूज के अंदर, खीरे के अंदर, अन्य बेल वर्गीय फसलों के अंदर भी देखने को मिलता है। टमाटर की फसल पर भी थ्रिप्स का अटैक काफी ज्यादा होता है। मिर्च के अंदर थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है। अन्य फसलों पर भी थ्रिप्स का अटैक काफी ज्यादा होता है। लगभग सभी फसलों पर थ्रिप्स का अटैक हमें देखने को मिलता है। देखिए, थ्रिप्स क्या करता है, थ्रिप्स सबसे पहले तो जो हमारी पत्तियां होती हैं, देखिए पत्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, फ्रूट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, फूलों को भी नुकसान पहुंचाता है। यानी कि प्लांट के हर भाग से वो रस को चूस कर प्लांट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। देखिए, थ्रिप्स क्या करता है कि पत्तियों के निचली सतह पर बैठता है, और जो हमारी पत्तियों की जो ऊपरी लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, वही हमारी पत्तियों के अंदर जो सेल्स होती हैं, पत्तियों का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कवर करके रखता है। तो ये क्या करता है, एपिडर्मिस में इंजेक्ट करता है, यानी कि छेद करता है, और वहां से सेल्स के अंदर जाकर के जो सेल्स का जो रस है उसको ये चूस लेता है। जो क्लोरोफिल होता है उसको ये सक कर लेता है, जिससे पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं। जब पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी तो पौधे की ग्रोथ पे असर पड़ता है, और जब पत्तियों का जो रस है वो जो ये ज्यादा चूस लेता है तो पत्तियां पूरी तरीके से येलो होकर के पत्तियां गिरने लगती हैं और पौधा भी हमारा मर जाता है। तो पहले तो ये पत्तियों का जो रस है उसको चूसता है, फूलों पे बैठेगा तो फूलों का रस चूसेगा, जिससे फ्लावर ड्रॉप होता है। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं जब थ्रिप्स का अटैक होता है। देखिए, मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर थ्रिप्स का अटैक होता है तो क्या होता है कि उनकी जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ को करली होने लगती हैं, ऊपर की तरफ को मुड़ने लगती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से करली होने लगती हैं जब थ्रिप्स का अटैक होता है टमाटर में या मिर्ची के अंदर। यदि बेल वर्गीय फसलों की बात करें हम, तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होने पे क्या होता है कि पत्तियां सिल्वरी कलर की दिखाई देने लगती हैं। जो पत्तियां हैं वो क्या है कि वो पतली रह जाती हैं, यानी कि वो पतली पतली सी आपको दिखाई देंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो पत्तियां हो जाती हैं, तो बाद में जो है देखिए, थ्रिप्स एक तो रस को तो चूसता ही है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है, पौधा स्ट्रेस में जाता है और पत्तियां भी गिरने लगती हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं जब ये थ्रिप्स पत्तियों का जो एपिडर्मिस है उसमें छेद कर देता है, जब थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है तो एपिडर्मिस जहाँ पे वो डैमेज हो जाता है, तो उसके माध्यम से जो पैथोजन होती है फंगस की, वो भी प्लांट के अंदर एंटर कर जाती है। फिर हमें अपनी फसलों के अंदर जो डिजीज की समस्या है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यदि थ्रिप्स का अटैक हो गया तो फिर रोगों का अटैक भी हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ थ्रिप्स क्या है, वो वायरस का वेक्टर होता है, यानी कि वायरस का वाहक होता है। मान लीजिए किसी क्रॉप में, आपकी पड़ोसी की क्रॉप है उसमें वायरस है, या आपके क्रॉप के अंदर किसी एक प्लांट में वायरस है, तो वहां से जो थ्रिप्स है अगर उस प्लांट पे बैठकर सक करता है तो वायरस थ्रिप्स के अंदर जाता है, और वो जितने भी प्लांट में बैठेगा फिर वहां पे वायरस उसको फैलाएगा। तो इससे जो हमारी पूरी क्रॉप में वायरस आ जाता है, तो वायरस आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है हमारी फसलों के लिए। तो देखिए, इससे क्या है, पहले तो ये रस को चूसता है, यानी क्लोरोफिल को खा जाता है, जिससे पौधा वैसे ही हमारा उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां ऊपर की तरफ करली भी होने लगती हैं। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि इसकी वजह से जो डिजीज का अटैक है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारी एपिडर्मिस होती है, प्लांट के ऊपर की लेयर होती है, वो डैमेज हो जाती है, वहां से जो पैथोजन है वो भी एंटर करके फिर डिजीज की समस्या भी हमें फसल में ज्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये वायरस का भी वाहक होता है, यानी कि ये वायरस भी हमारे प्लांट में फैला देता है। तो इस तरीके से हमारी क्रॉप को बुरी तरीके से डैमेज करता है जो थ्रिप्स होता है। अब बात करते हैं कि थ्रिप्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है।
देखिए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यदि थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपको जो यूरिया है उसको कम देना, यानी कि यूरिया हो या अन्य नाइट्रोजन युक्त जो भी फर्टिलाइजर है उसको अपने खेत में कम दें। क्योंकि जब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर हम ज़्यादा देते हैं तो प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है, ऊपर की त्वचा होती है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ तेज हो रही होती है, तो जो एपिडर्मिस होती है वो भी सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और ऐसी पत्तियां या ऐसे तने जो हमारा थ्रिप्स होता है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो आसानी से एपिडर्मिस में इंजेक्ट कर पाता है और रस को चूसता है। लेकिन जितनी हार्ड मजबूत जो हमारी एपिडर्मिस होगी उतना ही जो कीट है वो कम अटैक कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जब थ्रिप्स वगैरह का अटैक हो जाए तो जो हमारा ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है थोड़ा कम दें, और पोटास युक्त जो फर्टिलाइजर है यानी पोटेशियम जो फर्टिलाइजर उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि वो जो एपिडर्मिस होती है, ऊपर की त्वचा होती है, उसको मजबूत करने का, हार्ड करने का काम करता है जो पोटेशियम होता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि जब तक थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है तो यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसको ना दें, यदि देना भी पड़ रहा है तो बहुत कम मात्रा में दें, जरूरत से ज़्यादा ना दें। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको देखिए स्प्रे के साथ साथ ड्रिंच भी देना चाहिए, क्योंकि ड्रिंच और स्प्रे जब आप दोनों देंगे तभी आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको ड्रिंच भी देना है और 4 से 5 दिन बाद फिर आपको स्प्रे देना है, इसलिए दोनों जब आप करेंगे तो आसानी से थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएंगे। यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है, यदि स्प्रे से कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, यदि कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो इमीडिएट फिर ड्रिंच भी करें और फिर उसके 4 से 5 दिन बाद स्प्रे करें, या पहले स्प्रे किया 4 से 5 दिन बाद आपको ड्रिंच करना चाहिए। केमिकल मैं आपको बताऊंगा कौन से अच्छे काम करते हैं। उसके साथ साथ देखिए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो मल्च होती है, यदि आपकी फसल के अंदर, आपके खेत के अंदर हर बार थ्रिप्स आता है और वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो आप मल्चिंग में भी जो प्लांट है उनको लगा सकते हैं, क्रॉप है जो लगा सकते हैं। क्योंकि जो मल्च आती है हमारी ब्लैक एंड सिल्वर कलर की, तो हम सिल्वर को ऊपर रखते हैं, तो वो क्या करती है कि सिल्वर से जो सूर्य की यूवी रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो जब हमारा प्लांट छोटा होता है तो उस पर थ्रिप्स अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि यूवी रेज के कारण जो थ्रिप्स है वहां से भाग जाता है, प्लांट को नहीं बैठता है। तो जब हमारा प्लांट छोटा होता है तो उस समय ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है, क्योंकि एपिडर्मिस उस टाइम बहुत सॉफ्ट रहती है, तो उस टाइम ज़्यादा अटैक करते हैं। लेकिन यदि आप मल्च में डालेंगे तो फिर थ्रिप्स आपको कम देखने को मिलेगा। तो बार बार थ्रिप्स आ रहा है तो आपको मल्चिंग का उपयोग भी जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कौन से बेस्ट केमिकल हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। देखिए पहला केमिकल आता है जिसको हम इमिडाक्लोपिड के नाम से आता है, ये टेक्निकल का नाम बता रहा हूँ मैं, इमिडाक्लोपिड 17.8% SL। तो इमिडाक्लोपिड यदि मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूँ तो कॉन्फिडोर के नाम से आता है। दूसरा आता है हमारा थायामेथोक्साम जो हमारा एक्टारा के नाम से आता है। तो ये दोनों केमिकल अच्छा काम करते हैं। तीसरा मैं बात करूं तो फिप्रोनिल आता है हमारा। फिप्रोनिल को भी जो 5% आता है SC फॉर्मुलेशन में, उसको आप उपयोग कर सकते हैं, जो रिजेंट के नाम से आता है, बायर कंपनी का ब्रांड नेम की यदि मैं बात करूं तो ये तीनों केमिकल अच्छा काम करते हैं थ्रिप्स पे। और भी केमिकल मैं आपको बताऊंगा। तो इन तीनों केमिकल का यदि आप उपयोग करने वाले हैं तो इनकी जो डोज हमें रखनी होती है 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। देखिए इसमें जो रिजेंट है उसको आप हमेशा स्प्रे में ही यूज करें, लेकिन जो हमारा थायामेथोक्साम है या कॉन्फिडोर है, इनमें से कोई एक स्प्रे में भी चाहे तो इनको यूज करें, अच्छा काम करते हैं, थ्रिप्स पे अच्छा कंट्रोल देते हैं। और इनको ड्रिंचिंग में लें, यानी कि कॉन्फिडोर को और थायामेथोक्साम को यदि कंट्रोल नहीं हो रहा तो एक बार ड्रिंच करें और फिर इनमें से या तो थायामेथोक्साम ले लें, कॉन्फिडोर ले लें या फिप्रोनिल ले लें। स्प्रे में आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ड्रिंचिंग के लिए वही लें जो सस्ते केमिकल आते हैं, क्योंकि फिप्रोनिल वगैरह जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको आप ड्रिंचिंग में ना लें। ड्रिंचिंग में थायामेथोक्साम काफ़ी अच्छा काम करता है, कॉन्फिडोर भी अच्छा काम करता है। तो ये 3 केमिकल बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके साथ साथ एक आता है हमारा स्पिनोसैड आता है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, जो ट्रेसर के नाम से आता है, स्पिनटोर के नाम से आता है यदि ब्रांड नेम की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो ये भी थ्रिप्स पे अच्छा कंट्रोल देता है। उसके बाद मैं एक और केमिकल की बात करूं तो पोलिस के नाम से आता है। इसमें क्या होता है, फिप्रोनिल होता है प्लस इसमें इमिडाक्लोपिड होता है। तो ये 2 टेक्निकल इसके अंदर होते हैं, ये भी थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी स्प्रे में यूज करें
तो देखिए ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये जो टेक्निकल है जो मैंने बताया, एक तो फिप्रोनिल जो रिजेंट के नाम से आता है बायर कंपनी का, या ट्रेसर या स्पिनटोर जो बताया मैंने, ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, और ये पुलिस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन जो इमिडाक्लोपिड है, थायमेथॉक्साम है, ये उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, तो इनको ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं, स्प्रे के लिए भी यूज कर सकते हैं। यदि ड्रिंचिंग भी आप करने जा रहे हैं तो इन्हीं दो में से कोई एक चुने, स्प्रे में आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो पहला ड्रिंचिंग किया या पहला स्प्रे किया, उसके 3 से 4 दिन बाद आपको ड्रिंच करना है। तो इस तरीके से आप 2 बार कर देंगे तो अच्छे से आप जो थ्रिप्स है वो कंट्रोल हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि जो मैंने आपको टेक्निकल बताए हैं, जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इनमें से आप कौन सा चूज करें। देखिए आप देखें, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनमें से कौन सा आपने लास्ट ईयर यूज नहीं किया है, यानी कि जो लास्ट ईयर यूज नहीं किया है उसी को आप रिपीट करें, यहाँ पे उसको लें, या सॉरी रिपीट ना करें, उसको लें। जो आपने लास्ट ईयर यूज किया है उसको अवॉइड करें, और इनमें से जो आपने यूज नहीं किया है उसको अब इस बार उपयोग में लें, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपने उपयोग किया है वही इस बार उपयोग करेंगे। तो थ्रिप्स के अंदर क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाती है, जिससे कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है थ्रिप्स के अंदर, तो बहुत ये जो मैंने केमिकल बताए कभी कभी ये भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर आपको नीम ऑयल पे जाना है, क्योंकि नीम ऑयल ही है, जब रेजिस्टेंस आ जाती है तो नीम ऑयल ही थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो 10,000 ppm का नीम ऑयल लें, तो उसके आप स्प्रे लें, क्योंकि नीम ऑयल क्या है कि उस नीम ऑयल का जब हम स्प्रे करते हैं तो कोई भी कीट उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है। तो नीम ऑयल की एक खास बात होती है। तो जब कोई भी टेक्निकल काम ना आए तो फिर नीम ऑयल पर जाएं, तो नीम ऑयल आपको कंट्रोल कर देगा, काफ़ी हद तक उसको जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।